अस्सलाम वालेकुम क्लास। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। ओके। आज जो है हम ईएमएफ के अंदर कल तक हमने मैग्नेटिक टॉर्क और मैग्नेटिक मोमेंट के बारे में पढ़ा था। आज हम मैग्नेटिक डाइपोल को देखेंगे और साथ में हम आई गेस मैग्नेटाइजेशन को भी कवर करेंगे। तो ये इस वीक तक का हमारा काम यहीं तक होगा। प्रॉब्ली ये सेशन थोड़ा सा हमारा छोटा होगा और आगे रमज़ान में मैं कोशिश करूँगा कि सेशंस हमारे जो हैं वो थोड़े छोटे हों। तो ऑल्दो कि ये चैप्टर हमारा नियरली कंप्लीट है और इसमें कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें रहती हैं जो हमने कवर अप करनी है। इसके बाद फिर हम चैप्टर नंबर 9 का कुछ पार्ट देखेंगे और फिर हम ईएमएफ का कोर्स जो है उसको हम ख़त्म कर लेंगे और आरएफ सर्किट्स जो है वो उसको भी साथ साथ चलाते रहेंगे कि वो जिस पेस के ऊपर हम उसको चला सकते हैं। बहरहाल तो जो मैग्नेटिक डाइपोल है ये जनाब दो चीज़ों को हम मैग्नेटिक डाइपोल कहते हैं। जो हमारा बार मैग्नेट है जिसको हम परमानेंट मैग्नेट बोलते हैं, अक्सर आपने इसको देखा होगा। अगर आप इसको गूगल करें तो आपको रेड और ब्लू कलर की एक स्टिक मिलेगी। कॉलेजेस में, स्कूल्स में हम लोग इसको एक्सपेरिमेंट्स करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो जो रेड और ब्लू स्टिक होती है उसके अंदर स्पेसिफिकली मेंशन्ड होता है कि कौन सी साइड जो है वो नॉर्थ पोल है और कौन सी साइड जो है वो साउथ पोल है। ऑल्दो के मैग्नेटिक फील्ड जो होती है वो सर्कुलेट करती है, तो जो मैग्नेटिक फ्लक्स लाइन है वो नॉर्थ पोल से निकलती है और साउथ पोल पर टर्मिनेट होती है, लेकिन इनसाइड द मैग्नेट बार वो आपस में ज्वाइन कर रही होती है। तो आप यूँ कह लें कि जो मैग्नेटिक फ्लक्स लाइन है वो पार्शली विद इन द मैग्नेटिक मटेरियल ट्रैवल कर रही होती है और बाकी वो फ्री स्पेस में या एयर विच इज़ आउटसाइड दैट मटेरियल उस एनवायरनमेंट में ट्रैवल करती है। लेकिन फॉर द सेक ऑफ गिविंग इट अ resemblance टू अ नॉर्मल इलेक्ट्रिक डाइपोल, जो नॉर्थ पोल वाला पार्ट है दैट इज़ कंसिडर्ड टू बी एन ओरिजिनेशन पॉइंट और उसको हम पॉजिटिव मैग्नेटिक चार्ज कह देते हैं। और जो है उसका साउथ पोल वाला जो पॉइंट है दैट इज़ कंसिडर्ड टू बी अ टर्मिनेशन पॉइंट और हम उसको एक नेगेटिव मैग्नेटिक चार्ज कह देते हैं। ठीक है। एक डिफरेंट बात जो इलेक्ट्रिक चार्जेस की निस्बत है वो ये कि इलेक्ट्रिक चार्जेस आइसोलेटेड फॉर्म में मोनोपोल्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन जो मैग्नेटिक चार्जेस हैं दे ओनली एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ डाइपोल्स। दे आर नॉट they cannot exist independently on their own। ठीक हो गया। तो एक परमानेंट बार मैग्नेट को मैग्नेटिक डाइपोल क्यों कहेंगे, ये तो बात हमारी थोड़ी सी समझ लग गई। एक स्मॉल फिलामेंट्री करंट लूप को मैग्नेटिक डाइपोल क्यों कहेंगे, उसकी वजह ये है कि अभी हमें थोड़ी देर में पता चल भी जाएगा कि जो स्मॉल फिलामेंट्री करंट लूप है, अगर ये इस डायरेक्शन में हमने इसको ओरिएंटेट किया हुआ हो, इस डायरेक्शन में इसको हमने रखा हुआ हो, तो इसके अराउंड जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है वो मैग्नेटिक फील्ड रिजेंबल करती है एज टू दैट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ परमानेंट बार मैग्नेट। तो हैंस क्योंकि परमानेंट बार मैग्नेट एक मैग्नेटिक डाइपोल होता है, उसके जो दो पॉइंट्स हैं वो दो चार्जेस के तौर पे कंसिडर होते हैं, तो हम स्मॉल फिलामेंट्री करंट लूप को मैग्नेटिक डाइपोल कह देते हैं। एक और रिजेम्बलेंस, एक और वजह जिसकी वजह से हम इसको मैग्नेटिक डाइपोल कहते हैं वो अभी थोड़ी देर में आपके सामने आ जाएगी। वो ये कि जो हमारे पास मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी या मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन आता है फॉर दिस टाइप ऑफ करंट लूप, अ स्मॉल करंट लूप, तो इसका जो एक्सप्रेशन है दैट इज़ वेरी मच सिमिलर टू द एक्सप्रेशन ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्योंकि हम मैग्नेटिक फील्ड को डिटरमिन कर रहे हैं
तो हम अगेन उस एक्सप्रेशन की बेसिस के ऊपर कहते हैं कि क्योंकि इसका एक्सप्रेशन बिल्कुल मैथमेटिकल एक्सप्रेशन और इसकी फील्ड एक इलेक्ट्रिकल डाइपोल से मिलती है, तो इस वजह से ये एक मैग्नेटिक डाइपोल है। ठीक है। और फिर फर्दर ऑन इस मैग्नेटिक डाइप परमानेंट बार को मैग्नेटिक डाइपोल क्यों हम कहते हैं, क्योंकि अगेन उसकी फील्ड इसकी फील्ड से मिलती है। ठीक है। तो अभी हम इसको देखेंगे कि एक स्मॉल सर्कुलर लूप जो है जिसके अंदर करंट आई ट्रैवल कर रहा है, उसकी फील्ड किस तरह से होती है। तो जो मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल है एट पॉइंट पी, अगर हम उसको देखें तो हमें ये बात पता है कि मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल जो है उसका हमारे पास ये एक्सप्रेशन है। ठीक है। ये एक्सप्रेशन हमने प्रीवियसली डिटरमिन किया है। और जो डेलिब्रेशन सम कुछ डेरिवेशन से ये बात पता चलती है कि अगर आप इसको फर्दर सॉल्व करें और अगर r की वैल्यू बहुत बड़ी हो विद रिस्पेक्ट टू a विच इज़ द रेडियस ऑफ द लूप, तो ये जो पोटेंशियल है इट चेंजेस इनटू दिस एक्सप्रेशन। अब आप ये देखिए कि इस एक्सप्रेशन में दिस इज I एंड जो करंट है, एंड देन दिस इज पाई ए स्क्वेयर साइन थीटा। तो पाई ए स्क्वेयर जो है वो सरफेस एरिया है ऑफ दिस लूप, और जो साइन थीटा है वो हमें ये बात बताता है कि हमारे पास एक क्रॉस प्रोडक्ट एग्जिस्ट कर रहा है यहाँ पे। ठीक है। साइन थीटा हमें इस बात की इंडिकेशन देता है। तो हमें ये बात पता है कि करंट इनटू सरफेस एरिया इज मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। ठीक है। विच इज़ m। और जो ये साइन थीटा है इसको हम यूनिट वेक्टर के साथ क्रॉस प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है। तो और ये 4 पाई आर स्क्वायर जो है वो नीचे अपनी जगह पे आ गया हमारे पास ऑलरेडी यहाँ। तो ए जेड क्रॉस ए आर, ए जेड इसके अंदर जो है वो सरफेस नॉर्मल है, और ए आर जो है वो हमारे पास ए आर जो है वो हमारे पास रेडियल डायरेक्शन है जिसके अंदर हम लूप को कंसिडर कर रहे हैं। ठीक है। तो जो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी है हमारे पास, अब अगर हम उसको डिटरमिन करें तो B इज इक्वल टू डेल क्रॉस ए। ठीक है। ये हमारे पास ए का एक्सप्रेशन है, और जब हम इसका डेल क्रॉस लेते हैं, डेल के साथ हम इसका क्रॉस लेते हैं विच इज़ इन दी सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट, तो हमारे पास B का ये एक्सप्रेशन आ जाता है। अब अगर आप इस एक्सप्रेशन को देखिए और इसको कंपेयर कीजिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी के एक्सप्रेशन से, तो यहाँ पे आपको ये नज़र आएगा कि फॉर अ डाइपोल इफ़ यू लुक एट इट, तो अगर आप इस एक्सप्रेशन को इस एक्सप्रेशन से कंपेयर करें तो इट इज़ अबाउट द सेम, 4 पाई आर क्यूब, 4 पाई आर क्यूब। ऊपर आपके पास क्यू डी इज़ द डाइपोल मोमेंट, यहाँ पे एम इज़ द डाइपोल मोमेंट, और 1/एप्सिलॉन नॉट इज़ इक्वल टू म्यू नॉट, टू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। तो इट इज़ एग्जैक्टली सिमिलर। जो पोटेंशियल है वेक्टर पोटेंशियल और स्केलर पोटेंशियल, तो अगेन द एक्सप्रेशंस आर सिमिलर एज वेल। जहाँ तक बात है मोनोपोल की, तो इलेक्ट्रिकल मोनोपोल तो अपनी जगह पे एग्जिस्ट करता है वेरी राइटली, लेकिन जो मैग्नेटिक मोनोपोल है वो अपनी जगह पे एग्जिस्ट नहीं करता। तो इस एक्सप्रेशन की बेसिस के ऊपर हम ये कहते हैं कि स्मॉल फिलेमेंट्री करंट एलिमेंट, एक जो स्मॉल करंट लूप है, दैट इज़ अ मैग्नेटिक डाइपोल बिकॉज इन इट्स फॉर्म इट इज़ वेरी सिमिलर टू एन इलेक्ट्रिकल डाइपोल। ठीक है। लेकिन बिकॉज यहाँ पे ये मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन है। फर्दर ऑन ये कि अगर हम इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड को देखें तो नाउ इफ़ यू लुक एट इट, दिस इज़ वेरी मच सिमिलर टू अ परमानेंट बार मैग्नेट, जिसमें नॉर्थ और साउथ पोल ये भी एक डाइपोल ही क्रिएट करते हैं। तो दिस इज़ अ मैग्नेटिक डाइपोल एज वेल।
ठीक है। तो अब हम ये देखना चाहते हैं कि ठीक है, हमें ये तो पता चल गया कि फॉर अ लूप हमें ये पता है कि टॉर्क का एक्सप्रेशन है एम क्रॉस बी, और जो फॉर अ लूप जो एम है हमारे पास दैट इज़ आई इंटू एस। ठीक है। अब हम ये देखना चाहते हैं कि अगर हमारे पास एक परमानेंट मैग्नेट हो तो उसके लिए हमारे पास एक्सप्रेशन क्या होगा ऑफ टॉर्क। तो अगर आप ये देखिए, तो अगर हम इन दोनों को मैग्नेटिक चार्जेस के तौर पे कंसिडर करें और हम ये कहें कि इसकी टोटल लेंथ जो है वो एल है, तो जो इलेक्ट्रिकल डाइपोल है उसकी इस एनर्जी में जो हमारा डाइपोल मोमेंट है दैट इज़ क्यू टाइम्स डी। ठीक है। तो यहाँ पे भी फिर हम वही एक्सप्रेशन वही एनालॉजी ले लेते हैं, और जो पिछला एक्सप्रेशन है इसका सहारा लेते हुए हम Q टाइम्स L या Q M टाइम्स L जो है उसको कंसिडर करते हैं कि वो हमारा डाइपोल मोमेंट होगा ऑफ अ परमानेंट मैग्नेट। ठीक हो गया। तो जो क्यू एम एल है क्रॉस बी, दिस इज नाउ आवर डाइपोल मोमेंट, तो हमारा जो टॉर्क है दैट वुड बी क्यू एम एल क्रॉस बी, दिस इज आवर टोटल टॉर्क एज प्रोड्यूस्ड बाय दिस परमानेंट बार मैग्नेट। तो इसका मतलब ये हुआ कि जिस तरह हमारे पास एक लूप था, इफ़ वी हैड पुट दिस लूप इन द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, तो दिस लूप वाज रोटेटिंग बाय वर्चू ऑफ एन एप्लीकेशन ऑफ कपलिंग फोर्स इन दिस डायरेक्शन एंड इन दिस डायरेक्शन डिपेंडिंग अपॉन के मैग्नेटिक फील्ड की क्या डायरेक्शन है। ठीक है। और मैंने आपको ये कहा था कि जब भी दो मैग्नेटिक फील्ड्स होंगी वो आपस में एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करेंगी और एक दूसरे के ऊपर एक फोर्स एक्सर्ट करेंगी। ये बात तो सही है कि वो एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करेंगी और एक दूसरे के ऊपर वो एक फोर्स भी एक्सर्ट एक्सर्ट करेंगी। लेकिन एक बात जो हमने वहाँ पे कवर नहीं की, और सॉर्ट ऑफ थोड़ा जानबूझ के कवर नहीं की, कि जब वो फोर्स एक्ट करेगी तो इवेंचुअली उसका रिजल्ट क्या होगा, कब तक वो फोर्स एग्जिस्ट करती रहेगी। ठीक है। वहाँ पे हमने ये देखा था कि इफ़ वी हैव अ फोर्स, अगर आप देखिए तो इसके अंदर हमने जब देखा था तो वी सेड कि अच्छा इस डायरेक्शन में बिकॉज सरफेस नॉर्मल और मैग्नेटिक फील्ड आपस में परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है, तो दे वुड बी मैक्सिमम फोर्स अप्लाइड ऑन दिस वन। ठीक है। लेकिन जब ये लूप इस तरह से अलाइंड हो जाएगी और जो करंट एलिमेंट है या जो सरफेस नॉर्मल है वो और मैग्नेटिक फील्ड आपस में पैरेलल हो जाएंगे, तो फोर्स हमारे पास ज़ीरो हो जाएगी। ठीक है। वो फोर्स हमारे पास ज़ीरो हो जाएगी। ठीक है, मैथमेटिकली ये बात समझ में लगती है, लेकिन इसके अंदर एक इंट्यूटिव फिज़िकल इंसाइट है, और वो ये है कि किसी भी जगह पे अगर एक से ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड्स एग्जिस्ट करती हैं तो एक मैग्नेटिक फील्ड दूसरी मैग्नेटिक फील्ड को अपने साथ अलाइन करने की कोशिश करती है। और यहाँ पे हम अगर इसको देखें तो ये जो फोर्स की एप्लीकेशन है, जो फोर्स की डायरेक्शन है, उससे हमें ये पता चलता है कि अब आप इस मैग्नेटिक फील्ड को देखें जो कि प्रीडोमिनेटली, अगर हम इसको z एक्सिस ले लें तो प्रीडोमिनेटली दैट इज़ इन z एक्सिस। ठीक है। और इस मैग्नेटिक फील्ड को अगर हम देखें तो दिस वन इज़ इन एक्स वाई प्लेन प्रोबेबली। ठीक है। अगर आप इसको यूनि डायमेंशनल लेना चाहते हैं तो वाई एक्सिस ले लें, लेकिन अगर आप इसको 3D में देखना चाहते हैं तो दिस वन वुड बी इन एक्स वाई प्लेन। ठीक है। अब आप ये देखिए कि जब ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई हुई तो इट इज़ फोर्सिंग दिस परमानेंट मैग्नेट टू मूव इन दिस डायरेक्शन। मूव इन दिस डायरेक्शन का मतलब ये है कि अगर आप इसको यहाँ से फिक्स कर दें तो ये इस तरह से नॉर्थ पोल इसका यहाँ पे आ जाएगा और साउथ पोल इसका यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है। अब आप दोबारा इसकी मैग्नेटिक फील्ड को देखें, जब आप इसकी मैग्नेटिक फील्ड को देखेंगे तो अब ये मैग्नेटिक फील्ड भी प्रीडोमिनेंटली वाई एक्सिस के अंदर आपको नज़र आना शुरू हो जाएगी। तो क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि एक मैग्नेटिक फील्ड जो कि एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड थी, उसने इस परमानेंट मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड को अपने साथ अलाइन कर लिया, और जब इस डायरेक्शन में आ जाएगा तो सरफेस नॉर्मल या m की वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी।
तो कोई फोर्स या टॉर्क फर्दर एग्जिस्ट नहीं करेगा। और जो उसकी फिजिकल सेंस है वो हमें ये बताती है कि क्योंकि अब दोनों मैग्नेटिक फील्ड्स आपस में एक दूसरे के अलाइन हो गई हैं, तो अब एक मैग्नेटिक फील्ड को दूसरी मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर इन्फ्लुएंस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसका मकसद ही ये था कि उसने अपने एक और मैग्नेटिक फील्ड को अपने साथ अलाइन करना था। जब वो दोनों अलाइन हो गई हैं तो अब कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें, ठीक है। अब मैग्नेटिक फील्ड को कोई प्रॉब्लम नहीं है। नाउ इट इज़ ओके। नाउ इट इज़ नॉट गोइंग टू अप्लाई एनी फोर्स ऑन द परमानेंट मैग्नेट और द लूप ऑफ करंट फॉर दैट मैटर, ठीक है। तो ये बात हम देख चुके हुए हैं कि जो हमारे पास टॉर्क होगा फॉर अ परमानेंट मैग्नेट, वो क्यू एम एल बी होगा, वेयर क्यू एम इज़ द वैल्यू, hypothetical value of the magnetic charge and length, L is the length, ठीक है। और हम उसी को मॉडल करने के लिए एक लूप ऑफ करंट ले सकते हैं जिसकी सेम स्ट्रेंथ की मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी हो फॉर अ गिवन करंट। तो जो हमें मैग्नेटिक फ्लक्स, जो टॉर्क हमें वहाँ से मिलेगा उतना ही हमें उस परमानेंट मैग्नेट से मिल जाएगा। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं हमारे पास, इसको आप देख लीजिएगा। सिंपल एग्जांपल्स हैं। टॉर्क डिटरमिन करने का उन्होंने हमें कहा हुआ है। मैग्नेटिक मोमेंट बताया गया है लूप वन का, लूप टू का, और उनकी लोकेशंस हमें बता दी गई हैं। ये वाली ओरिजिन के ऊपर है और ये वाली एक पर्टिकुलर लोकेशन पे है। तो वहाँ से हमारे पास आर का वेक्टर आ जाएगा जो कि इस केस में एक पोजीशन वेक्टर होगा। अच्छा, अब ये फिनोमेना हमें मैग्नेटाइजेशन ऑफ मटेरियल्स की तरफ लेके जाता है। किस तरह से लेके जाता है? आप देखें कि हमारे पास जितने भी मटेरियल्स हैं उनके अंदर एटम्स होते हैं, ठीक है। और एटम्स का एक सेंट्रल न्यूक्लियस है और उस न्यूक्लियस के अराउंड जो है वो इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं, ठीक है। तो अगर आप इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट को देखें तो जो इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट है, ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं दे आर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स एंड मूविंग चार्जेस आर कॉल्ड करंट्स, ठीक है। तो आप ये देखिए कि एक्चुअली हर एटम जिसके अराउंड एक इलेक्ट्रॉन या सम इलेक्ट्रॉन्स मूव अराउंड कर रहे हैं, एक्चुअली वो एक मैग्नेटिक डाइपोल का नक्शा आपको देता है, ठीक है। ऑल्दो कि मैग्नेटिक डाइपोल में सेंट्रल एक न्यूक्लियस नहीं मौजूद होता, लेकिन अगर आप इलेक्ट्रॉन को देखें तो इलेक्ट्रॉन इज प्रीडोमिनेंटली मूविंग इन अ सर्कुलर लूप। और ये इलेक्ट्रॉन क्योंकि नेगेटिवली चार्ज्ड है तो हम इसको ये एज्यूम कर सकते हैं, और इसकी एक सर्टन वेलोसिटी भी है, कांस्टेंट वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी जिसके साथ ये मूव कर रहा है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी हो सकती है, एवरेज वेलोसिटी हो सकती है, जो भी हम कंडक्शन करंट्स वगैरह के अंदर, कन्वेक्शन करंट्स के अंदर हम पढ़ चुके हैं। तो एक्चुअली ये जो है वो एक करंट है फ्लो कर रहा अराउंड दिस पॉजिटिव चार्ज, एंड बाय वर्च्यू ऑफ दिस जो इसका ऑर्बिट है दैट इज़ अ मैग्नेटिक डाइपोल। तो अब इसका मतलब ये हुआ कि एक मटेरियल जो है उसके अंदर एक से ज़्यादा मैग्नेटिक डाइपोल्स मौजूद हैं, ठीक है। अब इस इन मैग्नेटिक डाइपोल्स का हमें फ़ायदा ये होता है कि इन सारे के सारे मैग्नेटिक डाइपोल्स का एक डाइपोल मोमेंट होगा, ठीक है, जो कि अगर हम इंडिविजुअल को देखें तो आई बी एस के करीब होना चाहिए। पिछली स्लाइड में भी हमने ये पढ़ा कि अगर किसी जगह पे कोई मैग्नेटिक डाइपोल एग्जिस्ट कर रहा होगा तो उसकी वजह से उसकी विसिनिटी में एट अ नियर बाय पॉइंट कोई मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट करनी चाहिए। तो ऐसी क्या बात है कि जो हमारे पास डिफरेंट पार्टिकल्स हैं, डिफरेंट मटेरियल्स हैं, ऑल्दो कि उनके अंदर बाय नेचर मैग्नेटिक डाइपोल्स एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन हमें कोई मैग्नेटिक फील्ड महसूस नहीं होती मटेरियल्स के अराउंड। तो उसका जवाब ये है कि ये ठीक है, डाइपोल्स एग्जिस्ट तो करते हैं, लेकिन ये सारे के सारे डाइपोल्स इस तरह से अगेन बाय नेचर ओरिएंटेड हुए होते हैं कि इनकी मैग्नेटिक फील्ड आपस में अलाइन नहीं होती, ठीक है। फर्दर ऑन ये कि अभी हमने ये देखा कि अगर किसी जगह पे एक से ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड्स मौजूद हैं तो वो
आपस में एक दूसरे के साथ अपने आप को अलाइन करने की कोशिश करती हैं। तो अगर एक से ज़्यादा मटेरियल्स मौजूद हैं तो उनकी मैग्नेटिक फील्ड फिर अपने आप को अलाइन करने की कोशिश क्यों नहीं करती? उसका जवाब ये है कि इनकी इंडिविजुअल मैग्नेटिक फील्ड्स इतनी कम हैं, एक बात कि वो एक दूसरे के ऊपर इन्फ्लुएंस नहीं कर पाती। नंबर टू, वो ये बात कि जो करंट है उसकी वैल्यू इतनी ज़्यादा नहीं है, तो मैग्नेटिक फील्ड की रीच भी इतनी ज़्यादा नहीं है। तो जो कि सॉर्ट ऑफ वही बात है कि इनकी मैग्नेटिक फील्ड्स इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं हैं, दैट्स वाई दे डू नॉट ओरिएंटेट देमसेल्व्स। और नेचुरली हर जो मटेरियल है वो मैग्नेटिकली इनर्ट होता है, ठीक है। लेकिन इस सिचुएशन को हम एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। कैसे एक्सप्लॉइट कर सकते हैं कि इफ़ वी अप्लाई अ स्ट्रॉन्ग एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, जिसको हम बी कह रहे हैं, तो उससे ये फ़ायदा होगा कि ये जितने भी डाइपोल्स हैं, मैग्नेटिक डाइपोल्स, ये सारे के सारे अपनी मैग्नेटिक फील्ड्स को अलाइन कर लेंगे विद दैट ऑफ द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। जब ये अलाइन कर लेंगे अपने आप को, तो फिर इनके जो डाइपोल मोमेंट्स हैं उसकी वजह से एट एनी सर्टन पॉइंट तब ये एक बड़ा मैग्नेटिक डाइपोल बन जाएगा, ठीक है। ये तो उस सूरत में हम ये कहेंगे कि ये जो मटेरियल है ये मैग्नेटाइज हो गया है। ये वही वही थ्योरी है जब हमने ये कहा था कि अगर हम किसी मटेरियल के ऊपर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई करते हैं तो वो मटेरियल पोलराइज हो जाता है, उसके अंदर इलेक्ट्रिकल डाइपोल्स क्रिएट हो जाते हैं। इसी तरह अब हम ये बात कर रहे हैं कि अगर हम किसी मटेरियल के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो वो मटेरियल मैग्नेटाइज हो जाता है, ठीक है। और हमें ये बात पता है कि डिफरेंट टाइप ऑफ मटेरियल्स होते हैं, कुछ मैग्नेटिक फील्ड्स को सपोर्ट करते हैं, कुछ मैग्नेटिक फील्ड्स को सपोर्ट नहीं करते। तो अगेन नंबर ऑफ डाइपोल्स, उनकी रैंडमनेस, ये काफ़ी सारी चीज़ें मैटर करती हैं टू डिटरमिन कि कोई भी मटेरियल मैग्नेटाइज होगा या नहीं होगा। और परमिएबिलिटी ऑफ द मटेरियल इस बात का इंडिकेशन होती है कि हाउ गुड मैग्नेटिक मटेरियल एनी मटेरियल इज़, ठीक है। तो ओवरऑल जो मैग्नेटाइजेशन है इज़ द मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। और ये इसी तरह है से है कि फॉर अ गिवन मटेरियल, उसका अगर आप एक सर्टेन वॉल्यूम ले लें, तो मैग्नेटाइजेशन इज़ अ टर्म विच टेल्स summation of all of these small magnetic dipoles per unit volume when the volume shrinks to zero। again वही बात कि we are looking at a very small point कि whether that point is magnetized or not, ठीक है। तो इसकी थ्योरी या इसकी जो डेरिवेशन है अगेन स्ट्रेट फॉरवर्ड सिंपल है। हम वेक्टर पोटेंशियल के एक्सप्रेशन से शुरू करते हैं, इसको हम कन्वर्ट करते हैं आर ओवर आर क्यूब में। फिर हम कहते हैं कि आर ओवर आर क्यूब इज़ इक्वल टू ग्रेडियंट ऑफ वन ओवर आर। जब हम इसको सब्सटीट्यूट करते हैं तो ये यहाँ पे आ जाता है। फिर हम इसके अंदर वेक्टर आइडेंटिटी इंक्लूड करते हैं और हम इसको दो वैल्यूज़ में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। इनमें से एक के ऊपर हम कहीं डाइवर्जेंस थ्योरम या स्टोक्स थ्योरम अप्लाई करते हैं। तो सॉरी, ये जब हम वेक्टर आइडेंटिटी इसके ऊपर अप्लाई करते हैं, दिस वन विच इज़ डेल क्रॉस एफ डी वी एफ डॉट, जी हाँ जी, ये हम ये इसके ऊपर अप्लाई करते हैं तो उससे हमारे पास जो वेक्टर पोटेंशियल है इसका एक्सप्रेशन चेंज हो जाता है इन दो पार्ट्स में। तो अब आप ये देखिए कि वी गेट टू टाइप ऑफ वेक्टर पोटेंशियल्स, वन इज़ दिस वन एंड द अदर वन इज़ दिस वन। और ये जो एक्सप्रेशन है यहाँ पे जनरली हमारे पास करंट होता है। तो नाउ डेल क्रॉस एम इज़ इक्वल टू जे बी विच इज़ बाउंड मैग्नेटिक करंट, ठीक है। अगर आप इसको देखिए तो दिस इज़ फेमिलियर टू डेल क्रॉस एच इज़ इक्वल टू जे। तो प्रीवियसली जो करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही थी या मैग्नेटिक फील्ड करंट की वजह से एग्जिस्ट कर रहा था, तो अब आप ये देखिए कि इस मैग्नेटाइजेशन की वजह से हमारे पास एक एडिशनल करंट प्रोड्यूस हो गया है विद इन द मटेरियल विच इज़ बाउंडेड टू द surface of that material। again this is the volumetric current। और जो ये वाला है अगेन मैग्नेटाइजेशन की वजह से उसकी सरफेस के ऊपर भी एक करंट
प्रोड्यूस हो गया है विच इज़ बाउंडेड सरफेस करंट। ठीक है, तो JB is the bound volume current density और magnetization volume current density and KB is the bound surface current density और AN is the unit vector। ये चीज़ भी हमने H क्रॉस AN is equal to KB, ये भी जब हमने surface current की वजह से magnetic field हम देख रहे थे तो वहाँ पे भी हमने ये expression इस तरह का देखा है। तो जो M है that is analogous to polarization in electrics and is sometimes called मैग्नेटिक पोलराइजेशन डेंसिटी या सिंपल हम इसको मैग्नेटाइजेशन भी कहते हैं। तो अगर हमारे पास, अब हमें इसका फ़ायदा क्या है, अब आप ये देखिए कि अगर हमारे पास फ्री स्पेस है तो m की वैल्यू 0 है, देयर इज़ नो मैग्नेटाइजेशन, और वहाँ पे हमारे पास सिंपल जो डेल क्रॉस h है दैट इज़ इक्वल टू j। ठीक है, वेयर JF इज़ दी फ्री करंट वॉल्यूम डेंसिटी, यानी जो भी करंट किसी भी जगह पे फ्लो कर रहा है। लेकिन अगर किसी मटेरियल की हम बात करें तो मटेरियल के अंदर M0 नहीं होगा। ठीक है, वी आर टॉकिंग अबाउट एप्लीकेशन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड या प्रोडक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो अब आप ये देखिए कि अगर किसी मटेरियल के अंदर अगर आपके पास आप बात कर रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड के फ्लो की, तो M इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो डेल क्रॉस H होगा या डेल जो फ्लक्स डेंसिटी होगी वो दो वजह से होगी, फ्री करंट डेंसिटी एंड दैट वॉल्यूमेट्रिक मैग्नेटाइज्ड करंट डेंसिटी जो कि J के इक्वल है, या आप यूँ कह लें कि द ओवरऑल प्रोडक्ट वुड बी डेल क्रॉस H या डेल प्लस डेल क्रॉस M। और जो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी होगी वो आप किसी भी जगह पे इंक्रीज कर जाएगी और वो प्रोडक्ट होगी ऑफ दी एक्चुअल मैग्नेटिक फील्ड जो कि करंट की वजह से प्रोड्यूस हुई भी है और उस पर्टिकुलर मटेरियल के। तो इसका मतलब ये हुआ कि विद इन द मटेरियल जो फ्री स्पेस में इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी होगी वो B होगी। ठीक है, लेकिन विद इन दैट मटेरियल जो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी होगी वो बढ़ जाएगी और एडिशनल मैग्नेटिक फ्लक्स लाइंस जो कि बिल्ट इन डाइपोल्स की वजह से क्रिएट होंगी वो भी एग्जिस्ट करेंगी। तो ओवरऑल विद इन द मटेरियल जो हमारे पास मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी होगी, लाइंस पर यूनिट वॉल्यूम पर यूनिट एरिया वो बढ़ जाएंगी और इन दोनों का मजमुआ होंगी हमारे पास। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं जी मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। ठीक है, तो m को अगर हम XMH से रिप्लेस करें तो हमारे पास ये रिलेशन आ जाता है और फिर दिस वन इज़ कॉल्ड relative permeability। तो previously we had permeability of the free space, now this parameter will tell us कि कोई भी मटेरियल मैग्नेटिक फील्ड के फ्लो के लिए कितना सूटेबल है। अगर परमिएबिलिटी की वैल्यू बहुत हाई है रिलेटिव परमिएबिलिटी की, तो इसका मतलब है कि उस मटेरियल के अंदर मैग्नेटिक फ्लक्स लाइंस बढ़ जाएंगी बाय वर्चू ऑफ दैट मटेरियल प्रॉपर्टी। लेकिन अगर इफ़ देर इज़ सम मटेरियल विच डज नॉट सपोर्ट फ्लो ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, तो उसके अंदर फॉर द सेम अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी जो मैग्नेटिक फ्लक्स लाइंस हैं पर यूनिट एरिया या पर यूनिट वॉल्यूम वो डिक्रीज कर जाएंगी। ठीक है, तो म्यू आर इज़ द रिलेटिव परमिएबिलिटी ऑफ द मटेरियल। अगेन आइसोट्रोपिक लीनियर होमोजीनियस मटेरियल्स के लिए ये रिलेशन एग्जिस्ट करता है, फॉर नॉन आइसोट्रोपिक भी ये रिलेशन एग्जिस्ट करता है, लेकिन हम जो है वो इन्हीं को मटेरियल्स को देखेंगे। तो यहाँ तक मैं ख़त्म करता हूँ। जो अगली चीज़ होगी वो होगी क्लासिफिकेशन ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल्स, किस तरह के मटेरियल्स हैं और उनका हमें क्या फ़ायदा या क्या नुकसान है। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आपकी हिफाजत करे और पाकिस्तान से इस बीमारी को निजात दे। आमीन। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।